नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए आधारशिला के रूप में न्याय सिद्धांत दिया तथा आधार स्तंभ के रूप में शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत दिया। प्लेटो का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। न्याय के सिद्धांत पर आधारित जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की है उसे राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक लोभ के दूषित प्रभाव से बचाने की इच्छा भी उनके अंतर्मन में थी। इसलिए शिक्षा योजना के रूप में उसने एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया जिससे संरक्षक समुदाय को नैतिक जीवन व्यतीत करने की ओर उन्मुख किया जा सके। प्लेटो का विचार था राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली सैनिक तथा शासक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। शिक्षा इस वर्ग में ये भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना व्यक्ति का सर्वोच्च और एकमात्र धर्म बन जाएगा। किंतु इसके साथ ही प्लेटो को ये आशंका भी थी कि शिक्षा द्वारा शासक वर्ग में निर्मित किए जाने वाले सुसंस्कार विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। अतः संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है संपत्ति विशेष साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। अर्थात प्लेटो ने साम्यवाद के दो प्रकार बताए हैं, एक संपत्ति से संबंधित साम्यवाद और दूसरा परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद का जो क्षेत्र है उसकी यदि हम बात करते हैं तो प्लेटो ने साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही बताया है। अर्थात जैसा कि प्लेटो ने बताया कि राज्य में तीन वर्ग होंगे, एक उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। प्लेटो उत्पादक वर्ग और शासक वर्ग को संरक्षक वर्ग मानता है और प्लेटो ने ये कहा है कि ये जो साम्यवाद की जो व्यवस्था होगी वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए होगी, उत्पादक वर्ग के लिए ये साम्यवादी जो व्यवस्था है वो लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसकी इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण ये है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक है। उसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है, अतः उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। संरक्षक वर्ग का जहाँ तक संबंध है, प्लेटो उन्हें राज्य कार्य के योग्य बनाने हेतु उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है और कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर दूषित तत्व उनके मानस में प्रवेश नहीं कर लें, इस दृष्टि से वह संरक्षक वर्ग हेतु साम्यवादी व्यवस्था का निर्देश करता है। प्लेटो के अनुसार सैनिकों तथा शासकों को राज्य के हित की दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए। यदि वे इन्हें रखेंगे तो वो कंचन और कामिनी के मोह में फंस जाएंगे। अर्थात धन लोलुपता, स्वार्थपरता और पारिवारिक कार्यों में आसक्ति उनके निष्पक्ष भाव से शासन के कर्तव्य पालन में बाधक होगी। वे इन झंझटों में फंसने के कारण राज्य के कार्यों की उपेक्षा करेंगे। इसलिए प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद की व्यवस्था करता है कि जो संरक्षक वर्ग होगा वो ना तो परिवार रखेगा अपना और ना ही वो अपनी कोई संपत्ति रखेगा, ताकि
इन परिवार और संपत्ति के जो दुर्गुण हैं उनसे दूर रह कर के वो राज्य के हित में ही वे कार्य करेंगे। पहला है संपत्ति संबंधी साम्यवाद। निजी संपत्ति का उन्मूलन प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा का एक अंग है। प्लेटो की धारणा है कि निजी संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। अतः प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। वह धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाते हुए कहता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अतः संपत्ति को शासन से अलग रखना ही अच्छा है। प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न ही कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के संरक्षक बन सकेंगे। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में संरक्षक वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। उनकी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप उत्पादक वर्ग उन्हें प्रतिवर्ष वस्तुओं के रूप में निश्चित वेतन देगा। इन वस्तुओं का उपयोग एवं स्वामित्व भी व्यक्तिगत आधार पर नहीं होगा, सामूहिक रूप से ही वे उनका उपयोग कर सकेंगे। अर्थात प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासकों के लिए संपत्ति का साम्यवाद लागू होगा। उनके पास उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और उनके लिए खाने पीने और उनकी जो अन्य निजी आवश्यकताएं होंगी वो भी सार्वजनिक रूप से की जाएंगी और वो किसी भी तरीके का निजी धन दौलत है उसको इकट्ठा करने का प्रयास वो नहीं करेंगे और सार्वजनिक रूप से ही वो वस्तुओं का उपयोग करेंगे और सामूहिक रूप से वो जो भी जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता होगी वो उनका उपयोग करेंगे। राज्य के तीसरे वर्ग उत्पादक वर्ग को ही प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दिया है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का गुण क्षुधा है। अतः संपत्ति पैदा करने एवं संचय करने का अधिकार केवल इसी वर्ग को दिया जा सकता है, किंतु प्लेटो इस वर्ग को यह अधिकार स्वच्छंद रूप से प्रदान नहीं करता। यह वर्ग संपत्ति का उत्पादन राज्य के कठोर नियंत्रण में ही करेगा। अर्थात प्लेटो उत्पादक वर्ग को निजी संपत्ति डेवलप करने का अधिकार देता है, निजी संपत्ति का स्वामित्व उनको प्रदान करता है कि जो उत्पादक वर्ग है वो अपनी जो निजी संपत्ति है वो रख सकेंगे। लेकिन वो निजी संपत्ति के बारे में भी प्लेटो ये कहता है कि उनको उत्पादक वर्ग को भी स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र रूप से ये निजी संपत्ति डेवलप करने का अधिकार उनको नहीं रहेगा। वो उसमें राज्य जो है राज्य के नियंत्रण में रहते हुए ही वो अपनी जो निजी संपत्ति है उसका संग्रहण करेंगे ताकि राज्य में बहुत ज़्यादा असमानता जो है वो लोगों के मध्य नहीं हो और राज्य के नियंत्रण में रहते हुए ही उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो जारी रह सकें। धन्यवाद।